हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं हिस्ट्री का चैप्टर 2 आपको पढ़ाऊंगी। मैंने फर्स्ट वीडियो में आगे का पूरा पढ़ा दिया है। दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने पढ़ाया, कौन कौन से राजवंश थे वो। अब हम लोग सेकंड वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत का विस्तार। गैरीसन शहर से साम्राज्य तक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में का विस्तार कहाँ से कहाँ था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। गैरीसन जो है ये शहर है, यहाँ से पूरा साम्राज्य तक के बारे में हम लोग जानेंगे। अब ये देखिए जो मैप दिया हुआ है, यहाँ ये इल्तुतमिश द्वारा जीते गए शहर हैं सारे। यमुना, गंगा, गोमती, चंबल सब नदियों के आसपास। ठीक है, जिसमें काचकोट, नदाना, लाहौर, मुल्तान, उच्च, तबरहिन, कोहराम, सरस्वती, सुनाम, बारवाला, हासी, बारसन, कासली, दिल्ली, बदायूं, सांभमानक, मंदोर, कोल, अवध, अजमेर, रणथंभौर, ग्वालियर, बनारस, लखनौती और देवल। ठीक है, इतने शहर को इल्तुतमिश जो था वो जीत चुका था। ठीक है, भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो शहर के लिए वस्तुओं की पूर्ति करते थे। अब देखिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, बीच में भीतरी शहर जो है वो शहर का बीचों बीच भाग होता है, उसी को भीतरी शहर कहते हैं। 13वीं शताब्दी के आरंभ वर्षों में दिल्ली के सुल्तान का शासन गैरीसनों, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। देखिए जो 13वीं सदी थी, इसमें इसके जो शुरुआती दौर समय थे, इस समय दिल्ली के जो सुल्तान थे वो गैरीसनों के निवास के लिए, यानी जो रक्षक सैनिक थे उनके निवास के लिए किले बनवा रहे थे। और वो इतने मजबूत थे जो शहरों से परे शायद मतलब शहर में या शहर से बाहर कोई वैसा महल शायद ही देखा हो। शहर से संबंध लेकिन उनसे दूर, भीतरी प्रदेश पर उनका नियंत्रण न के बराबर था। भीतरी शहर देखिए जो बंदरगाह के आसपास के शहर होते हैं उनको भीतरी शहर कहा जाता है। यहाँ देखिए इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो जो शहर से संबंध रखते हैं पर उससे बाहर हैं, ठीक है, और भीतरी प्रदेश जो बंदरगाह के पास के शहर हैं उन पर इनका नियंत्रण नहीं के बराबर होता था, इन रक्षकों का, सैनिकों का। और इसलिए इन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। देखिए अब ये जो लोग थे, इन लोगों को अपना खर्चा संभालने के लिए, यानी इनको जो ज़रूरत की सामग्री होती थी सबको, तो और किराया भाड़ा एकदम कि खाने के लिए सामान और ज़रूरत की सारी सामग्री, ठीक है, इन सब के लिए इन्हें व्यापार या लूट मार पे निर्भर रहना पड़ता था। व्यापार के द्वारा जो कर मिलता था उस पे या लूट मार पे इन लोग को निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर और सिंध के गैरीसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। अब देखिए दिल्ली से जो दूर दूर शहर थे, जैसे बंगाल हो गया और सिंध हो गया, तो यहाँ पे नियंत्रण करना बहुत कठिन था। सिंध के गैरीसन शहर का भी नियंत्रण बहुत कठिन था। ठीक है, तो जो सिंध का गैरीसन शहर था, गैरीसन शहर मतलब होता है, देखिए इधर साइड में आपके दिया हुआ है, किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं। ठीक है, किलेबंद जगह जहाँ सैनिक रहते हैं, यहाँ से इन जगहों पे नियंत्रण करना बहुत कठिन था।
बगावत युद्ध यहाँ तक कि खराब मौसम से भी इनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। अब देखिए यहाँ हमेशा बगावत हो जाती थी और युद्ध शुरू हो जाता था कभी भी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इतना खराब मौसम था, इन सब वजहों से भी यहाँ का संपर्क टूट जाता था। हाँ, फिर यहाँ से संपर्क नहीं मिल पाता था। शासक को अफ़गानिस्तान से आने वाले हमलावर और उन सूबेदारों को बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। अब देखिए जो शासक थे तो उन लोगों को अब क्योंकि उनका साम्राज्य बड़ा था, तो अफ़गानिस्तान से आने वाले हम बाहर के हमलावर जो थे वो बार बार आते थे, हमला करते थे, तो उनसे भी बचाव करना था। और जो सूबेदार थे इनके हर राज्य के अलग अलग, तो वो लोग उन लोग को जैसे ही पता, वो लोग भी चुनौती देते रहते थे, ठीक है। पर उन लोग को जैसे ही पता चलता था कि शासक जरा सा कमज़ोर हो गया है, तो वो हमला करने, विद्रोह करने, हमला करने के लिए तैयार हो जाते थे, तुरंत तैयार रहते थे कि कैसे हम विद्रोह करके यहाँ अपना राज्य बना लें। तो जरा सा कमजोरी का आभास राजा के हो जाए तो सूबेदार ही उनको हमला करके हराने की कोशिश में लगा रहता था। बाहरी तो बाहरी, भीतरी भी परेशानी ये थी। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। अब देखिए जो ये सब चुनौतियाँ थी, इन सब के चलते बहुत मुश्किल से, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से सल्तनत बची हुई थी, क्योंकि हर समय युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ता था और सूबेदार लोग जब देखो तब आपके कमज़ोर पड़ने पर अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश में लगे रहते थे। इनका विस्तार हुआ गयाउद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में। अब देखिए जो साम्राज्य का विस्तार हुआ, ये देखिए यहाँ 3 महत्वपूर्ण राजाओं का नाम बताया: गयाउद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। इन तीनों के शासक काल में ये साम्राज्य का विस्तार हुआ था, ठीक है, साम्राज्य विस्तार हुआ था। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसियन शहर की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। अब देखिए सल्तनत के अंदर जो सीमा थी, यहाँ इन लोगों ने अभियान चलाए थे, ठीक है। इन अभियानों का लक्ष्य क्या था कि जो गैरिसियन शहर थे यानी सिंध और बंगाल, तो वहाँ पे अपना मजबूत शासन करना, ठीक है, वहाँ के भीतरी क्षेत्र पे अपना मजबूत शासन करना, वहाँ मजबूती लाना कि उनको ये सब दिखाना कि शासक कमज़ोर वहाँ का नहीं है। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहक चरवाहों को उनके पर्यावास से हटा दिया गया होगा, ठीक है। तो ये जो अभियान चलाया गया, इसमें गंगा और यमुना का दोआब होता है, मतलब जहाँ गंगा यमुना साथ में बहती हैं, तो वहाँ पे अभियान चलाया गया और जंगल साफ कर दिए गए वहाँ के, कि वहाँ छुप के कोई भी हमलावर ना रह सके, और शिकारी संग्राहकों और चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया, मतलब निकाल दिया गया। जो वहाँ पे शिकारी और संग्राहक रहते थे, उन लोगों को जंगल से निकाल दिया गया, जंगल साफ कर दिया गया। उसके बाद वह ज़मीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया।
अब देखिए वो जो ज़मीन थी वो वहाँ से किसानों और वनवासियों को निकाला गया, तो उसके बाद वो ज़मीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और शहर बसाए गए। अब देखिए जो व्यापारिक मार्ग इनका था उसको और क्षेत्र का जो व्यापार था उसको सुरक्षित रखने के लिए नए नए किले बनवाए गए। यानी आपका शहर जो होता था, अब देखिए ये आपका शहर है, ठीक है, यहीं व्यापार होता है, ये आपका रास्ता है व्यापारिक मार्ग का। तो यहाँ पे ये किला बना दिया गया, यहाँ पे किला बना दिया गया, ठीक है, और अगल बगल शहर बसा दिए गए। इस तरह इन लोग की उन्नति हुई। दूसरा विस्तार सल्तनत की भीतरी सीमा पर हुआ। अब देखिए दूसरा विस्तार जो था वो अंदर बाहरी सीमा पर हुआ। अब बाहर भी विस्तार करने लगे, भीतरी तो सुरक्षा दिए ही, अब बाहर की ओर विस्तार भी शुरू कर दिए थे ये लोग। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू, देखिए मानचित्र 3, और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे थे। अब देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन लोगों ने अपने शासनकाल में दक्षिण भारत पे को तक अपना साम्राज्य पहुंचाने का लक्ष्य बनाया था और सैनिक अभियान शुरू कर दिया था। ये हमें मानचित्र 3 में देखने को मिलेगा। और ये अभियान जो था खिलजी के बाद ये अभियान तुगलक ने चलाया और ये अपने चरम सीमा पे था, यानी वो लोग वहाँ के शासक को जीत चुके थे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाएं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ले लिए। अब देखिए इस अभियान में क्या हुआ, जो राजा को ये लोग हराते रह जाते थे उनकी सेना हथियार लेते थे। हाथी, घोड़े, गुलाम भी ले लेते थे, वहाँ के शहर के लोगों को गुलाम बना लेते थे ये लोग, वहाँ से मूल्यवान वस्तु ले लेते थे। ये सब चीज़ें ये अपने कब्जे में कर लेते थे। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी। अब देखिए जो दिल्ली सल्तनत की सेना थी ये शुरुआत में बहुत कमज़ोर थी, मगर 150 साल बाद मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ गया था। अब देखिए जो पहले तो ये दिल्ली की सेना कमज़ोर थी, मगर 150 साल बाद जो मोहम्मद तुगलक का शासनकाल का अंत था उस समय, तब इस उपमहाद्वीप यानी भारत का एक विशाल क्षेत्र दिल्ली था, ठीक है, इसके युद्ध अभियान के अंतर में आ गया था। मुगलों के अंडर में दिल्ली आ गई थी। उसके बाद इसने शत्रुओं की सेना को पराजित किया और शहरों पे कब्जा कर लिया। ये जो राजा थे उस समय के शासक थे, उसने सेनाओं पे कब्जा कर लिया था शहरों पे, और सेनाओं को परास्त भी किया था। इनके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलते थे। अब देखिए जो इनके सूबेदार थे और शासन चलाने वाले थे राजा के अलावा, ये लोग अपना मुकदमा चला के फैसला सुनाते थे वहाँ के लोगों को ना। उन लोग के लिए न्यायिक व्यवस्था का कार्य ये लोग कर लेते थे सूबेदार और प्रशासक। और साथ में ही किसान जो थे उनसे ये लोग कर भी वसूलते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था। अब देखिए ये जो सूबेदार के थ्रू ये राजा शासन करते थे, तो इतने बड़े साम्राज्य के लिए
विशाल क्षेत्र के लिए इनका नियंत्रण कितना तक था, कितने दूर तक ये प्रशासक और सूबेदार नियंत्रण कर पाते थे अच्छे से, और कितनी सीमा तक, और वो कितने प्रभावी थे, कितने यूज़फुल थे, ये हम जानेंगे। ये देखिए मैप दिखा रहा है ना, तो हमें ये मैप है अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान का मैप। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो था दक्षिण में का अभियान जब किया था उसका मैप है ये। देखिए ये दिल्ली से सबसे पहले 1299 में ये गया था, गुजरात पे हमला किया। फिर 1301 में रणथंभौर पे किया था, फिर ठीक है। फिर इसने वारंगल पे हमला किया, ठीक है, 1302 से 1303 तक। फिर चित्तौड़ पे हमला किया 1303 में, ठीक है। फिर 1305 में मांडू और देवगिरी पे हमला किया, ठीक है। पर सबसे पहले इसने कड़ा मानेपुर और देवगिरी पे हमला किया था, कड़ा पे और देवगिरी पे, बंगाल के पास। फिर इसका सैनिक अभियान देवगिरी से द्वार समुद्र तक गया, फिर वहाँ से तंजावुर गया, फिर देवगिरी आया, फिर वारंगल पे हमला किया जहाँ काकतीय वंश का था। देखिए यहाँ पांडव वंश, मुंदेर है, होयसल वंश, देखिए द्वार समुद्र पे, सब पे इसने आक्रमण किया था, ठीक है। इसीलिए इसके अभियान इस तरह चले थे, सैनिक अभियान। आप ये जो चित्र देख रहे हैं हरा भरा, ये 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उनकी मीनारें हैं, ये देखिए, ठीक है। यानी 12वीं सदी के लास्ट में ये जो कुव्वत इस्लाम मस्जिद है वो, और उसकी मीनार है ये, ठीक है। हमें लगता है इतनी ही बची होगी। देखिए ये मस्जिद आपको, ये देखिए ये मस्जिद दिख रही है, ये मीनार है, ठीक है। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। देखिए ये जो जामा मस्जिद है, ये जामा मस्जिद है, ठीक है। ये सुल्तानों ने द्वारा बनाई गई है दिल्ली के। इस इतिहास में इस शहर को दिल्ली एक पुराना यानी पुराना शहर कहा जाता गया है। अब इतिहास है जो, उसमें इसे पुराना शहर कहा गया है। दिल्ली है पुराना यानी पुराना शहर कहा गया। देखिए कितना सुंदर बना है ये। देखिए इधर भी बना है बिल्डिंग, इधर भी बना है, ये भी बना है, ये भी बना है, ये भी आगे भी बना है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई। ये देखिए ये 3 शासकों द्वारा मीनार बनाई गई थी, जामा मस्जिद जो थी, ठीक है। इसका मस्जिद का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश के शासन में हुआ। मतलब आगे बढ़वा के और बनवा दिए, आगे बढ़वा के और बनवा दिए। ये लोग थोड़े में बना था, फिर और जगह लेके बनवाए, फिर और जगह लेके बनवाए, ऐसे। और ये जो मस्जिद और मीनार है, ये 3 लोगों ने मिलके, मीनार जो है इसको 3 लोगों ने बनवाया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नीचे का भाग, फिर इल्तुतमिश ने बीच का भाग, और फिर फिरोज शाह तुगलक ने ऊपर वाला भाग। ऐसे 3 लोगों ने मिलके इस मीनार का निर्माण करवाया, ठीक है। मस्जिद यह एक अरबी शब्द है। जो मस्जिद है ये एक अरबी शब्द है, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, इसका शाब्दिक अर्थ देखिए क्या है। ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, घुटने और माथे टेक कर करते हैं। देखिए मस्जिद एक ऐसी जगह है जहाँ पे मुसलमान लोग जाकर अपने अल्लाह की इबादत करते, आराधना करते हैं, और उनके सजने में घुटने पे बैठ के माथा टेकते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद जामी
वह मस्जिद होती है जहाँ उनके मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो जामा मस्जिद है यानी मस्जिद जामी, मुसलमानी में इसको बोलेंगे मस्जिद जामी। ठीक है, तो यह मस्जिद जो है यहाँ पे अनेक मुसलमान इकट्ठित होके नमाज पढ़ते हैं कि बड़ी जगह है, बहुत लोग बैठ जाते होंगे। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। अब देखिए, नमाज की रस्म के लिए जो सबसे ज़्यादा सारे नमाजियों में, मतलब सारे नमाज पढ़ने वालों में सबसे अधिक और सम्मानीय और विद्वान जो पुरुष होता है उसको इमाम यानी नेता चुना जाता है कि वो ऊपर ऊंचे पे बैठ के नमाज पढ़वाना शुरू करे। नमाज इमाम शुक्रवार को नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता है। अब देखिए, जो इमाम यानी जो नेता होता है, शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन, ठीक है, वो नमाज के दौरान धर्म उपदेश देता है, यानी कि उनके कुरान में क्या लिखा है ये बातें वह बताता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। अब देखिए, जो मक्का मदीना इन लोग का है, उस तरफ जिस भी मस्जिद में ये लोग नमाज़ पढ़े, मक्का मदीना का रास्ता जिस तरफ होगा उस तरफ मुँह करके ही ये लोग खड़े होके नमाज़ पढ़ते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर है। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। देखिए, भारत में जो मक्का है वो पश्चिम की ओर आता है, तो उस तरफ लोग नमाज़ खड़े होकर पढ़ते होंगे। और मक्का की ओर जो दिशा को क्या कहते हैं? किबला। जो मक्का की तरफ दिशा होती है उसको किबला कहा जाता है। अब आप जो ये नीचे का चित्र देख रहे हैं, ये चित्र 3 है। बेगमपुरी मस्जिद है ये, ठीक है। यह मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली में अपनी नई राजधानी जहांपनाह, विश्व की स्वर्ण स्त्री के मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मानचित्र 1 में जहांपनाह को ढूंढिए, ठीक है। ये बेगमपुरी मस्जिद नाम है इसका, ठीक है। और ये मोहम्मद तुगलक ने अपने शासनकाल में दिल्ली में बनवाई थी नई, और इसको जहांपनाह नाम दिया था कि यहाँ पे विश्व के शरणार्थी यहाँ आके रह सकते हैं। और ये मस्जिद मुख्य तौर पर इसीलिए बनाई गई थी, जहांपनाह यानी राजा के लिए बनाई गई थी। मस्जिद 1 में जहांपनाह को ढूंढिए। मैप 1 में देखिए हमें जहांपनाह को ढूंढना है, ठीक है। देखते हैं अभी हम। ये देखिए, ये जहांपनाह है, ठीक है ना। यही मस्जिद है वो। ये देखिए, ऊपर वाला जो मस्जिद आप देख रहे हैं यानी चित्र 4, जहाँ एक आदमी खड़ा है, ये मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में ये उसके मंत्री ने बनवाई थी। ये जो मस्जिद है ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री ने बनवाई थी ये मस्जिद, ठीक है। दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप और उनके शहरों में मस्जिद बनवाई। अब देखिए, जो दिल्ली के सुल्तान थे, पूरे भारत में अनेक शहरों में अपनी मस्जिद भी लोग बनवाए थे। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावों पर बल मिलता है। देखिए, इस तरह ये लोग अपने आप को मुसलमान का रक्षक, इस्लाम का रक्षक का दावा करते हैं और इस पर बल देते हैं मस्जिद बनवा के। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिदें सहायक थीं। अब देखिए, जो मस्जिद होती थी ये समान आचार संहिता, ठीक है, और आस्था यानी भक्ति का पालन करने में श्रद्धालुओं यानी जो वहाँ के पूजा पाठ करने वाले लोग होते थे वो
इन लोगों को एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न कराती थी मस्जिदें, ठीक है। इसमें सहायक होती थी। एक समुदाय का अंग होने का बोध को प्रबल करना जरूरी था। अब जो एक समुदाय का अंग था उसका बोध कराना जरूरी था, क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। यानी देखिए, जो मुसलमान होते थे वो अलग अलग जगहों से आते थे, अलग अलग सोच के होते थे, तो इसलिए उनको एक जगह एक समूह में बांधना बहुत ज़रूरी था। अब देखिए, आप जो 5वां चित्र देख रहे हैं नीचे वाला है जुमाली मस्जिद, ठीक है। ये जुमाली मस्जिद नाम है, जुमाली कमाली नाम है मस्जिद का। 1520 के दशक में आखिरी दिनों में 1520 के आखिरी दिनों में यह मस्जिद बनाई गई थी, ठीक है। चित्र 2, 3, 4 और 5 की तुलना करिए। अब देखिए, जितने भी मस्जिदों के चित्र दिए गए हैं इनमें आपको तुलना करना है। इन मस्जिदों की समानताएं और असमानताएं निकालने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, जो मस्जिद है इसकी समानता और असमानता, यानी इसमें क्या समान है क्या समान नहीं है, ये सब आपको ढूंढना है। चित्र 3, 4, 5 स्थापत्य की उस परस्परा का विकास दिखाई देता है। अब देखिए, 3, 4, 5 में स्थापत्य की जो परंपरा होती थी वो उसका विकास आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसकी चरम सीमा हमें दिल्ली में शाहजहाँ की मस्जिद में दिखाई देती है। अब देखिए, जो स्थापत्य की चरम सीमा थी वो शाहजहाँ की मस्जिद में दिखाई दी है। अध्याय 5 में चित्र नंबर 7 देखिए। अब देखिए, चैप्टर 5 में पेज नंबर 7 पे आप शाहजहाँ की मस्जिद देख सकते हैं। यही हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट और प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को।